चयनित स्टूडेंट उम्मीद करता आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल भर्ती को लेके कि उसकी आंसर की जारी हो गई है, क्या उसकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, कितने लोग प्रेजेंट थे, कैसा आया था पेपर, सब पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लेखपाल के लिए आयोग की तरफ से एक नई नोटिस जारी की गई है, क्या है नोटिस में उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा एजीटीए के बच्चे आयोग गए थे तो वहां पर सचिव जी से उनकी क्या बात हुई है, कब तक रिजल्ट आने के चांसेस है, क्या उसकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल दोनों फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई सिविल भर्ती को लेके, ठीक है। तो जेई सिविल भर्ती की आंसर की फाइनली जारी हो गई है। जिन जिन बच्चों ने ये एग्जाम दिया था आप जाके ऑफिशियल आंसर की से अपना क्वेश्चंस मिला सकते हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप वहां जाके पता कर सकते हैं। आंसर की में मुझे नहीं लगता कि कोई एरर है, काफी क्लीननेस तरीके से आंसर की निकाली गई है आयोग की तरफ से और ये चमत्कार की बात है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअली में भर्ती में है क्या, ठीक है। तो देखिए टोटल स्टूडेंट जो आपके जेई सिविल में है, सॉरी टोटल पोस्ट आपकी जेई सिविल में है वो 4612 पदों पर ये एग्जाम कंडक्ट हुआ। 3 मई को ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। आपको पता है कि जो शॉर्टलिस्ट बच्चे हैं, टोटल शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो लगभग आपके 26,000 के आसपास बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, ठीक है। और अटेंडेंस कितने की रही एग्जाम में, अटेंड कितनों ने किया एग्जाम, तो लगभग मान के चलिए 80 से 85% लोगों ने एग्जाम को अटेंड किया है, इससे कम लोगों ने एग्जाम को अटेंड नहीं किया है। अब ये भी जो 20 से 15% लोगों ने एग्जाम छोड़ा है ना, ये ज्यादातर बीटेक वाले हैं, डिप्लोमा वाले नहीं है। तो यानी आप ओवरऑल मान के चलिए कि डिप्लोमा वाले लगभग 100% एग्जाम दिए हैं, क्योंकि जो एक्चुअली में डिप्लोमा होल्डर्स हैं इस पूरे एग्जाम में वो 15,000 के आसपास है, नियर अबाउट 15,000 के आसपास आपके डिप्लोमा होल्डर हैं, ठीक है। बाकी जो है वो आपके बीटेक वाले हैं, लेकिन चूंकि एप्लीकेशन फॉर्म में उस समय ऑप्शन था नहीं तो उन्होंने फॉर्म भर दिया था, जिसे बाद में सचिव जी ने कहा कि डीबी में हम बाहर कर देंगे, ठीक। तो सीधी सिंपल बात है कि जो 20 से 15%, 15 से 20% आपको एग्जाम बच्चे छोड़ते नजर आ भी रहे हैं वो आपके एक्चुअली में बीटेक होल्डर है, डिप्लोमा होल्डर बहुत ही कम होंगे, रेयर होंगे। 40-50 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम नहीं छोड़ा होगा जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है और उन्हें जेई सिविल का एग्जाम देना है, वो मुश्किल से 40-50 बच्चे होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और ये जितनी बड़ी संख्या ये दिख रही है वो मैक्सिमम बीटेक वाले ही हैं। तो ये लगभग मान के चलिए कि आपका कंपटीशन 100% है इस पूरी भर्ती में, ठीक है। ये मान के बिल्कुल भी मत चलिएगा कि 20% अगर बच्चे एब्सेंट है तो वो आपके कंपटीशन में नहीं, वो ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर थे, वही एब्सेंट है, ठीक है। आपके साथ जो एक्चुअल कंपटीशन डिप्लोमा वालों का है वो 100% ये मान के चलिए, ठीक है। अब पेपर का लेवल क्या आया था भाई साहब, पेपर का लेवल जो आया था आपका चाहे टेक्निकल का हो और चाहे उसका हो, यानी ओवरऑल अगर आप कहें पेपर का लेवल आया था मॉडरेट, ठीक है। थोड़ा सा मैं टफ की ओर से मूव करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चंस भी ऐसे थे कि आप नहीं कर पाए, चाहे आप साल भर भी पढ़े हो, और जीके में भी ऐसे क्वेश्चन थे और कंप्यूटर में भी ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको घुमा दें, ठीक है। तो ये पेपर इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर कोई कह रहा है कि साल भर पढ़ाए होंगे तो आपका पेपर अच्छा हो गया होता, तो बहुत से बच्चे होंगे वो 1-2 साल पढ़े होंगे लेकिन बहुत से क्वेश्चन उनसे हिले नहीं होंगे। तो इजी तो पेपर का लेवल नहीं था, मॉडरेट पेपर का लेवल बनाया गया था, मॉडरेट से हल्का सा टफ की ओर मूव किया गया था ताकि एक अच्छा एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। देखिए इजी हो जाता है तो फिर बहुत सारी लंबी कट ऑफ चली जाती है, ठीक। कंपटीशन में देखिए नंबर स्कोर बहुत बढ़ जाता है, बड़ा नंबर आना, ठीक है। और मॉडरेट से टफ में रहता है तो बढ़िया रहता है, एक अच्छा लेवल का पेपर था, नो डाउट है, ठीक है। बच्चों ने अपनी तरफ से मेहनत की है, पेपर भी दिया है, अच्छे से दिया है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक। अब इसमें है क्या कि भैया डीबी की कट ऑफ क्या जा सकती है, कितने पे डीबी की कॉलिंग आपकी आ जाएगी। तो देखिए लगभग 2.5 गुना लोगों को तो बुलाया जाएगा, 2 से 2.5 गुना लोगों को, यानी लगभग 9,000 10,000 लोगों को तो 15,000 में बुलाया जाएगा। अगर आयोग का, ठीक है, 15,000 बुलाया जाएगा। अब उस 15,000 में देखिए बीटेक वाले भी बैठे होंगे, ऐसा तो होगा नहीं, स्टार्टिंग में बीटेक वाले भी होंगे,
क्योंकि कुछ तो होंगे जो माने नहीं होंगे, जो एग्जाम दिए होंगे, कुछ उसमें भी होनहार होंगे जो डीबी देने जाएंगे। तो जब आपका डीबी में बुलाया जाएगा तो हो सकता है आपकी 2 बार भी डीबी की लिस्ट जारी कर दी जाए, ठीक है। तो काफी लोग आपसे कह रहे हैं 12 नंबर 13 नंबर, तो सही है, यूआर कैटेगरी में 12 से 13 नंबर ही आपका रहेगा, यानी ये मैक्सिमम मान के चलिए कि अगर डीबी की कट ऑफ की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी आपकी मान के चलिए 13 से 15 नंबर पर भी अगर कॉलिंग आ जाए, अनरिजर्व की भी, ओबीसी की भी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की भी, तो कोई बड़ा शॉक नहीं होगा, ठीक है, एससी की भी, ठीक है। 13 से 15 के बीच में अगर कॉलिंग आ जाए तो कोई बड़ा शॉक नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उसका रीजन है कि मान लीजिए इसमें भी अभी बीटेक वाले कुछ होंगे जो बात मानते हैं नहीं, वो डीबी में भी बैठेंगे, वो स्कोर भी किए होंगे, तो भाई वो फिर बाद में छटेंगे, जब छटेंगे तो पर्याप्त बच्चे नहीं मिलेंगे, पर्याप्त बच्चे नहीं मिलेंगे तो फिर से वो नई लिस्ट जारी करेंगे। तो 13-15 भी अगर आपका है तो डीबी के लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है। डीबी आपका कम से कम नंबर पे आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। इतने बच्चे भी नहीं है कि मतलब आयोग तो कई 4 कभी 10 गुना 20 गुना भी बुला लेता है, लेकिन यहाँ पे इतने बच्चे भी नहीं है, तो डीबी को लेकर आप परेशान मत होइए। डीबी अगर आप 10, 13, 15 नंबर पाए हैं तो आपके चांसेस है, पर इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें डीबी में बैठना नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है हमें सेलेक्ट होना, ठीक है। डीबी में हर कोई जो बैठता है वो सेलेक्ट नहीं होता है, पहली बात ये दिमाग में निकाल लीजिए कि हम डीबी में बैठ गए तो हो गया, नहीं। डीबी में एक प्रतिक्रिया है जिसमें आपकी छटैया होती है, आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है, लेकिन ये आपका फाइनल सिलेक्शन का गारंटी नहीं देता है। फाइनल सिलेक्शन आपकी कहाँ होगी, जब आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी, ठीक है। फाइनल कट ऑफ जो आएगी आपकी, इसी पे आपका सिलेक्शन होना है। डीबी में बैठना कोई गर्वान्वित बात नहीं है, यहाँ पे आपका किसी भी तरह का सिलेक्शन मान्य नहीं है। तो डीबी में अगर आप बैठ गए और हम सेलेक्ट हो गए ऐसा सोचना तो ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। मेनली फाइनल कट ऑफ को लेके है, ठीक। तो फाइनल कट ऑफ जो हो सकती है अनरिजर्व कैटेगरी की, मेरे हिसाब से अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकती है, मैक्सिमम जा सकती है। देखिए जो कट ऑफ बनती है वो मिनिमम बनती है और मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूं, ठीक। मैक्सिमम मतलब इससे आगे तो नहीं है भागेगी, कम हो सकती है, ठीक। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो कट ऑफ है वो मिनिमम बनती है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं कि इससे आगे नहीं भागेगी, ठीक। तो देखिए मेरे हिसाब से 52 से 54, ठीक है, यूआर कैटेगरी 52 से 54 नंबर अगर आपकी है तो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो सेफ जोन में है, ये मैक्सिमम है। कम हो जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि 54 से आगे मुझे नहीं लगता है कि भागेगी, ठीक है। मैक्सिमम +-1 होता है, उतना चलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 54 से आगे आपकी जेई की कट ऑफ भागेगी, क्योंकि पेपर का लेवल इतना भी आसान नहीं था जितना लोग समझ रहे हैं, ठीक है। मॉडरेट पेपर का एक नंबर होता है, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो ये आपकी 50 से 52 के बीच में घूमेगी, ठीक है, 50-52 के बीच में। और वहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो ये भी आपकी 49 से 51 के बीच में घूमेगी। ये 3 का कट ऑफ मुझे लगता है मैक्सिमम यही जाएगा, इससे आगे मुझे उम्मीद नहीं है कि ये कट ऑफ भागेगी, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं अगर शेड्यूल कास्ट की, तो ये भी लगभग मान के चलिए आपका 42 से 44 के बीच में ही घूमेंगे, कहीं 42 से 44 के बीच में शेड्यूल कास्ट कैटेगरी भी घूमेगी, इससे कम जा सकता है, ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने ये बताया ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, कम जाने के चांसेस 100% है, ठीक है। एसटी कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की, तो ये भी लगभग मान के चलिए 38 से 40 के बीच में घूमेगी कहीं, ठीक है। 38 से 40 के बीच में इसकी भी कट ऑफ घूमेगी। और फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ हो सकता है थोड़ी डाउन रहे, ठीक है। आमतौर से फीमेल कैटेगरी की बाकी भर्तियों में जो कट ऑफ रहती है वो एससी से 1-2 नंबर अप रहती है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो फीमेल कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है वो लगभग मान के चलिए 40 से 42 के बीच में कहीं घूमती नजर आएगी, 40 से 42 के बीच में कहीं घूमती हुई नजर आएगी। तो मेरे हिसाब से जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है एक्सपेक्टेड वो ये है, ठीक है। बाकी आप अपने नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मुझे जहां तक लगता है ये है और ये मैक्सिमम है, इससे आगे नहीं भागेगा, कम हो सकता है, ज्यादा होने के चांसेस नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी यूपी लेखपाल को लेके है। तो लेखपाल को लेके फाइनली आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया है और उस नोटिस में क्लियर कट बताया ये गया है कि आपको अपनी मेंस एग्जाम की फी भरनी है
200 रुपए यूआर ओबीसी कैटेगरी को 200 रुपए भरना है, SC ST को 80 रुपए भरना है। ये फीस दूसरी बार भरी जाती है। इस फीस को भरने के बाद ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है और इसका जो लास्ट समय होता है वो एग्जाम के एक दिन पहले तक होता है। मतलब एक दिन पहले तक भी आप फीस जमा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो 200 रुपए अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी को जमा करनी होती है और 80 रुपए आपकी SC ST को जमा करनी होती है। और जो विकलांग जन होते हैं उनके लिए एक भी पैसा नहीं लगता, उनका एडमिट कार्ड डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये फीस है जो आपको पे करनी है एग्जाम से एक दिन पहले तक। लास्ट समय का वेट मत कीजिएगा, पहले कर लीजिएगा। वेबसाइट अगर हैक कर गई तो दिक्कत होती है। एप्लीकेशन फॉर्म की और बिना फीस जमा किए आपका मेन का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। फीस जमा करने के लिए सीधे साधे आप आयोग के लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, फीस जमा कीजिए और एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, अभी आप केवल एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट समय बताया कि अगर आपने लास्ट समय तक नहीं भरा, कुछ बहुत ही होनहार लोग होते हैं, तो वहां फीस जमा करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो वो है आपकी AGTA रिजल्ट को लेके। ठीक है, तो AGTA जो भर्ती है उसको लेके बच्चे फाइनली आयोग पहुंचे थे ये जानने के लिए कि हमारा रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। तो वहां पर बच्चों से सीधी सादी बात ये कही गई है कि अभी आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है उसकी एनालिसिस चल रही है। ठीक है, अभी आपका डॉक्यूमेंट का क्या चल रहा है, एनालिसिस चल रहा है, यानी डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है। तो जब डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है तो अभी आपके रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। ठीक है, मैंने भी आपसे कहा था कि जो प्राथमिकता में है वो आपका रिजल्ट नहीं है। ठीक, तो अभी ये बिल्कुल मान के चलिए कि रिजल्ट आपका नहीं आने वाला है। ऊपर से बीच में सचिव जी भी चेंज होने वाले हैं। भाई सचिव जी, नए सचिव आए हैं। अब नए सचिव देखिए ज्वाइन करते हैं, वो अपना काम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि सबका अपना अलग अलग सिस्टम होता है। फिलहाल अभी ये मान के चलिए कि इस महीने तो चांसेस कम ही है कि AGTA का रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एक महीना तो कम से कम अभी आप मान के चलिए कि रिजल्ट आपको कहीं भी AGTA का नहीं देखने को मिलेगा। बाकी इसकी जो आपकी फाइनल और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, UR कैटेगरी, उसकी लगभग 45 से 47 यही मैक्सिमम इसमें कट ऑफ रहेगी। ठीक है, ओबीसी की भी मैंने बताया था कि 43 से 45 और आपकी EWS यानी इकोनॉमिक सेक्शन की भी 41 से 43 ये मैक्सिमम कट ऑफ है। ठीक है, इससे आगे नहीं भागेगी आपकी कट ऑफ। ठीक है, SC कैटेगरी 34 से 36 के बीच में घूमेगी, वहीं के घूमेगी, ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। शेड्यूल ट्राइब आपका 20 से 22 नंबर भी रहे तो आप है सेफ जोन में, और फीमेल अगर आप 35 से 37 है तो आप सेफ जोन में है। तो सीधी सारी बात यह है कि अभी आपका रिजल्ट में टाइम है, ये मान के चलिए एक महीने तक कम से कम आपके रिजल्ट में अभी टाइम है। तो इसलिए अभी आपकी रिजल्ट प्राथमिकता में नहीं है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जेई सिविल वाले अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय